राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीएसएफ के नडाबेट बॉर्डर चौकी पर जवानों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस स्थान पर हर दिन 10,000 से ज्यादा यात्री आते हैं। उन्होंने इस अवसर पर बीएसएफ को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं दी और आभार प्रकट किया और कहा कि 43 डिग्री गर्मी में भी बीएसएफ जवान पूरे जोश और एकाग्रता के साथ देश की 6385 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर नडाबेट पर पाकिस्तान सीमा से 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज पर्यटन केंद्र गुजरात सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बनाया है। इसका फॉर्मल उद्घाटन करने के लिए आया था। वैसे तो यहाँ यात्रियों का आना जाना लगभग दिसंबर जनवरी माह से चालू है। हर रोज लगभग 10,000 यात्री आते हैं। कुछ दिन वो आंकड़ा 20,000 को भी क्रॉस कर। सबसे पहले मैं बीएसएफ के जवानों को, पूरी बीएसएफ की टीम, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुछ भी काम करते हैं, वो सभी को पूरे देश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताने के लिए। और इसको एक प्रकार से नाम तो सैनिक सम्मेलन दिया है, मगर ये मेरी दृष्टि से एक आभार सम्मेलन है। क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो और विशेषकर बीएसएफ, उसका काम कितना कठिन होता है। मैं गुजरात से हूं, कच्छ और बनासकांठा का रेगिस्तान मैंने देखा है। अभी से ही 42 डिग्री 43 डिग्री गर्मी पहुंच चुकी है। रेत की आंधियां, चिलचिलाती गर्मी, हाड़ को थिजा देने वाले ठंडी, ये सब के बीच में अहर्निश एकाग्रता के साथ जीवन पर्यंत कर्तव्य के मंत्र को साकार करते हुए बीएसएफ के जवान देश की 6385 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करते हैं। कि देश के अंदर 6-7 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की, हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की एक प्रकार से आयोजनबद्ध तरीके से प्रयास हो रहा है। और वो प्रयास सफल इसलिए होगा कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के मेरे जवान सीमा पर अभेद सुरक्षा का सुदर्शन चक्र लिए हुए खड़े हैं। आप सीमाओं की सुरक्षा करते हो, इसीलिए सीमा के अंदर विकास संभव हो। जब लड़ाई हुई, नगर पार करके लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पाकिस्तान से छीनकर विजय का तिरंगा फहराने का काम यहां बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत लंबे समय तक, जब तक समझौता नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीएसएफ लगी रही। और 1965 से बना हुआ है संगठन 25 बटालियनों के साथ 2,65,000 जवानों की नफरी के साथ आज 193 बटालियन और 60 आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ। मित्रों, ये संगठन 2,65,000 की नफरी, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ऐसा पूरा देश और देश का हर नागरिक मानता है। ये जो अभी सीमा दर्शन कार्यक्रम बनाया गया है पर्यटन के साथ नडाबेट के अंदर, पर्यटन के उद्देश्य से बना, 125 करोड़ रुपए का खर्चा गुजरात सरकार ने इसके अंदर किया है। यहाँ बीएसएफ की
वीर गाथाओं को छोटे छोटे बच्चे देखकर हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के प्रति सम्मान की भावनाओं को संस्कार के रूप में स्वीकार करें, उनका भी मन बने कि देश की सुरक्षा के क्षेत्र में मुझे भी कुछ करना है। हो सकता है वो सीमा सुरक्षा बल से न जुड़े और कोई सीएपीएफ से न जुड़े, सेना में न जाए, मगर देश की सीमाओं के सुरक्षा करने वाले प्रहरी के प्रति उसका सम्मान और संवेदना हमेशा के लिए जागरूक है। मित्रों, फिर से एक बार पूरे देश की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से बीएसएफ के सभी जवानों के देशभक्ति और कठिन परिस्थिति में कर्तव्य निभाने के जज्बे को मैं सैल्यूट कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मीडिया कर्मियों व प्रकाशकों के हितों के लिए सशक्त कार्य करने हेतु देश की प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों ने संयुक्त रूप से अखबार बचाओ महासंघ का गठन किया है। महासंघ की स्थायी संचालन समिति द्वारा अखिलेश चंद्र शुक्ल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। महासंघ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों गुरिंदर सिंह, बलदेव राज गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, श्याम सिंह पवार, शैलेंद्र दुबे, एलसी भारतीय तथा पूर्व पीसीआई सदस्यों सुनील डंग, अशोक कुमार नवरत्न, राकेश शर्मा, अमर देवपल्ली आदि के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी को महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। महासंघ के संयोजकों प्रदेश संयोजकों में सुधीर पांडा, एसएम आसिफ, अवधेश कुमार सिंह, संजय शर्मा, शिव शरण सिंह गहरवाड़, डीडी मित्तल, मलय बनर्जी, लक्ष्मण पटेल, अर्जुन कुमार जैन, डॉक्टर अनवर अली खान, विश्वनाथ स्वामी, शिबू खां व हरपाल सिंह यादव सम्मिलित हैं। विगत वर्षों में समाचार पत्रों के प्रकाशकों, संपादकों, पत्रकारों के कार्य क्षेत्र में सरकार द्वारा परोक्ष या परोक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न करने तथा प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों पत्रकारों पर हुई एफआईआर व अन्य कार्यवाही चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों प्रकाशकों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश के प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से अखबार बचाओ महासंघ का गठन किया है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दर्जन भर सदस्यों, पूर्व सदस्यों व प्रतिष्ठित मीडिया कर्मियों के नेतृत्व में कार्य करेगा। महासंघ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आरएनआई, पीआईबी, डीएवीपी व राज्य सरकारों के जनसंपर्क निदेशालयों से वार्ता कर उक्त घटनाओं पर अपना विरोध दर्ज करेगा तथा अपने हितों के लिए विधि सम्मत संघर्ष करेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष अखिलेश चंद्र शुक्ल विगत कई दशकों से मीडिया कर्मियों के हितों के लिए कार्यरत हैं तथा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित संगठन अखिलेश भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में मीडिया की स्थिति वाकई चिंताजनक है। छोटे व मझोले अखबार सरकार की नीतियों के कारण दम तोड़ रहे हैं। इसके लिए सशक्त आवाज उठाने की नितांत आवश्यकता है। महासंघ अपने उद्देश्यों के अनुसार मीडिया कर्मियों के हितों के लिए कार्य करेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गुवाहाटी में मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अन्य क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मिशन पोषण और अन्य योजनाओं के संबंध में चर्चा की और कहा कि पूरी भारत सरकार में केवल उनका मंत्रालय ही नहीं, संपूर्ण भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी का बार बार ये आदेश रहा, ये मार्गदर्शन रहा कि भारत सरकार तक चलकर कोई ना आए, हम कैसे भारत की सरकार को प्रदेश के दर तक ले आए, उसी प्रयास में आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ये जोनल मीटिंग का आयोजन हुआ। At the onset, my compliments and gratitude to the state of Assam for being kind enough to host this zonal meeting, the first of its kind in independent history of our country, where once the budget session gets over, you see immediately an interaction between state and central government officials.
The desire emanated from the fact that we wanted to expeditiously implement the vision of the Honorable Prime Minister that found a voice in the Union Budget. I'm sure those who have gathered here today have seen the presentation on the 3 prominent missions that the Ministry now has the responsibility in collaboration with state governments to implement. It is to be said that in the Union Budget, we saw an increase of 14% with regards to budgetary allocation for women over the previous year. Today, the Union Budget has espoused a spend of 1,71,000 crores for the welfare of women across the country. And as a part of those welfare measures, we are proud to say that Mission Poshan is one of the flagship schemes of the Honorable Prime Minister. We all are aware that due to malnourishment, there are many families that are challenged with health needs and emergencies. I would here like to highlight कि जब हम महिला शक्ति की गवर्नेंस की दृष्टि से बात करते हैं तो ये कहना उचित होगा कि भारत सरकार में मात्र एक विभाग ही महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित नहीं है. We have the pleasure to have on the dais a minister who is also Minister Health in the state. And my Minister of State, I am proud to say, is also the Minister in charge of Ayush. And what is exceptionally distinct about these two gentlemen is that there has been a gender bias systemically in governance, where there was a presumption that only female ministers can help serve the cause of women and children in our country. So I applaud the Prime Minister and the Chief Minister, which have deemed fit to eliminate this gender bias from a political governance narrative. It is often celebrated that our country came together when the Prime Minister gave the clarion call for Swachh Bharat Yojana. Never before in the history of our country did we see a Prime Minister stand at the ramparts of the Red Fort and proclaim that if we are to afford respect and dignity to the women of our country, the first basic essential that they need is a toilet. Ladies and gentlemen, I still remember that speech because I was sitting right behind him. And one of his directions was to ensure that in just 1 year, governments at the state and center come together to make sure that we build toilets separately for female students in government schools across the country. Never before did state governments and the Government of India come together and in just 1 year complete that national target given by the Honorable Prime Minister. Which means कि सरकार जब संकल्प ले, समाज जब साथ दे, तो असंभव को भी हम संभव हिंदुस्तान में कर सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं. आज रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री के दौरे का तीसरा दिन है. ऐसे में सीएम ने यहां कन्या पूजन किया. इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया. जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एवं दवाइयों की सुविधा मिल जाएगी. दरअसल कोरोना महामारी के कारण जनवरी माह से आरोग्य मेला स्थगित कर दिया गया था. सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा उनके घर के पास आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल सन 2020 को प्रदेश में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया था. 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था. और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके. यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी.
और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी छूटे हुए लोगों के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए या जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बना पाया है, उन लोगों को गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले 5-6 मेले बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले कुछ मेले आयोजित किए थे, फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जब नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के अनुष्ठान के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से मुक्त होने की भी प्रार्थना करते हैं। और यहां पर तो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी तन्मयता के साथ वहां पर जुड़कर के आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है। पोषण भत्ता भी सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे रोगियों को चिन्हित करना, नियमित दवा करना। अगर आप नियमित दवा लेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही फाइलेरिया का मुफ्त में उपचार है। थोड़ा भी हम प्रयास कर लें तो इन सभी बीमारियों से हम तमाम लोगों के जीवन को बचाने में और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में हम मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति हम सब जागरूक होंगे और अंततः केवल एक बात को ध्यान में रखना होगा, स्वच्छता इन सब का आधार है। हर घर में शौचालय बनाने का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। फिर भी अगर कोई बचा है वह अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। एक बार फिर से आज रामनवमी की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
विकासपुरी वार्ड नंबर 24S में राज सर्वप्रथम टीम ने आज जनता से बात की। वार्ड नंबर 24S की निगम पार्षद हैं पूनम रविंदर सोलंकी, इलाके के विधायक हैं महेंद्र यादव। वहीं जहां तक सांसद की बात करें तो सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। इलाके की जनता निगम पार्षद के काम को लेकर मिला जुला रुख साफ दिखाया। जनता के अनुसार कॉलोनियों में काम तो हो रहे हैं लेकिन गाँवों की सुध नहीं ली गई। वहीं इलाके के विधायक के कार्यों से भी जनता संतुष्ट दिखी। इलाके में तारीफ करने लायक कोई काम विधायक ने नहीं किया, ऐसा जनता का कहना है। वहीं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के कार्यों से भी जनता असंतुष्ट दिखी। नागलोई सड़क के चौड़ीकरण व नवीनीकरण की जनता को सख्त आवश्यकता है, लेकिन वह कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह इलाका खेती प्रधान है और सब्जी इत्यादि की यहाँ भारी पैदावार होती है। कोरोना काल की मार के बाद जनता के पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है। साथ ही जल भराव से भी जनता को परेशानी हो रही है। नेताओं को जनता की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो चुनाव आने में भी देर नहीं है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 24S बापरोला गांव में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आपके निगम पार्षद कौन है आपके? ये पूनम जी, पूनम रविंदर सोलंकी। तो उनके जो है कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल जी यही है जी, कार्यकाल तो जी कॉलोनी में तो देखो काम हो रहे हैं जी, गांव में कुछ काम नहीं हो रहे हैं। गांव के बारे में कोई विकास नहीं हो रहा है। मतलब निगम पार्षद की तरफ से कोई विकास नहीं? नहीं जी, किसी की तरफ से नहीं। विधायक की तरफ से भी नहीं। मतलब निगम पार्षद कोई विकास नहीं हो रहा जी। एक नारियल भी नहीं फूट लिया अब तक। अच्छा। खाली जी कॉलोनी के काम हो रहे हैं। तो आप क्या मतलब उनसे अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा जी यही है जी, हम तो एक छोटे किसान है जी, अभी पानी भरा हुआ जी आपको दिखाई दे रहा है। तो यही समाधान हो जाए जी, और कुछ जी ये पार्क वगैरह और कुछ गली नाली ये हो जाए विकास की जी। कोई पार्क नहीं है, वो जंगल दिख रहा है वो। हाँ, विशेष जी यही कहना चाहेंगे जी, काम जो अच्छा करा वही अच्छा है जी। वार्ड नंबर 24S बापरोला गाँव में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आपका जो वार्ड का जो निगम पार्षद है कौन है? पूनम रविंदर सोलंकी। जी जी, उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो ये सामने नजर आ रहा है जी, सर्वे करो गाँव का, एरिया का सर्वे करो आप। जितने 2 गाँव लगते कोटला बापरोला, यार ये पीछे पीपी कॉलोनी है बापरोला गाँव की, उसका सर्वे कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। आपके जो है क्षेत्र में विधायक कौन है? महेंद्र यादव जी। उनका भी यही हाल है। एक नारियल अब तक आने वाला इलेक्शन अभी आगे काउंसिलरी का निगम MCD का इलेक्शन आने वाला, एक नारियल नहीं फूट लिए का वो नहीं कराया महेंद्र यादव जी ने भी। और सरकार उनकी अपनी है दिल्ली में, और विधायक भी वही है और पार्षद भी वही है, पार्टी से ही है, आम आदमी पार्टी का ही है। सेम तीनों सेम होने के बाद भी कोई विकास नहीं है जी, जीरो के बराबर है। और आपके जो सांसद कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कोई मतलब नहीं है, कभी आए नहीं। पहले अब पीरियड रह गया 5 साल, दोबारा ये फिर चल रहा है उसका पीरियड का। कोई मतलब नहीं किसी से भी। विशेष यही है जो केजरीवाल जी ने एक तो मुआवजा कराया 50,000 रुपये का, वो मिल जाए इसके हिसाब से। जो है आपके पीछे दिख रहा है, मेरे पीछे पानी दिख रहा है इसमें पूरा। 1 साल से जमीन पड़ी है खाली। यही चाह रहे हैं कि इसका या तो समाधान हो जाए या तो और भर दो पानी फिर, कि आदमी आशा ना करे सुगुने की। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 24S बापरोला गांव में हैं हम इस समय, और तालाब के पास खड़े हैं हम इस समय, और पार्क है ये। तो जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? धर्मवीर जी, आपका निगम पार्षद कौन है आपके वार्ड का? पूनम सोलंकी। हाँ जी, निगम पार्षद है, उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, विकास तो करवा रहे हैं और जितना भी जो भी हो रहा है कॉलोनी में, लेकिन इस पार्क में तो कोई कुछ नहीं करवा रहे ना, साफ सफाई भी नहीं होती यहाँ पे। तो ये तो MCD के अंदर नहीं आता नहीं? हाँ जी, MCD एग्रीकल्चर दोनों के अंडर आता है। साफ सफाई कुछ नहीं होता जी कभी भी। इतने आदमी बैठे, आप पूछो कितने आदमी बैठे अंदर भी। तो विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? महेंद्र यादव जी है। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा काम करवा रहे सब जगह। मैंने तो पार्क से प्रॉब्लम है, यहाँ कोई नहीं आता जी।
यहाँ पे तो सफाई चाहिए ना। और ये बाकी विकास देख रहे हो आप, ये तालाब कितना गंदा हो रखा है, इधर देख लो आप सारा तालाब। ये मैंने ले लिया वीडियो। हाँ तो बाढ़ का पानी भी भरा हुआ खेतों में भी, उसके लिए कोई समस्या का हल नहीं। सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? परवेश वर्मा। कभी आपके क्षेत्र में दौरा किया? नहीं जी, आते हैं तो कभी अपना काम होता है तो आते, नहीं तो नहीं आते। राज सिंह जी। राज सिंह जी, आपके क्षेत्र में जो वार्ड है उनका निगम पार्षद कौन है? पूनम सोलंकी। पूनम सोलंकी जी। जो है विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, विकास के लिए वोट के टाइम पर तो सभी आते जाते रहते हैं, बाकी बाद में जो कोई पूछने वाला नहीं है। तो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है कि विकास पूरी विधानसभा का नहीं है। वोटों के लिए मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे भाषण बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बाद में कोई भी कुछ नहीं करता। और दिल्ली में तो खिचड़ी सरकार है, ऊपर बीजेपी, नीचे आम पार्टी है। आम वालों से पूछो तो वो कहे ये बीजेपी का काम है, बीजेपी वालों से पूछो ये तो पार्षद का काम है। निगम पार्षद की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत नीचे है, उनको तो झाड़ू पोछा का काम है, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं है दिल्ली में। विधायक कौन है? नरेंद्र यादव। उनके विकास में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कॉलोनियों में रहते हैं, कॉलोनियों में काम करते हैं। अब गाँव की तरफ से कोई काम होता नहीं है, और ना ही गाँव की वोटों की वैल्यू है, क्योंकि गाँव की वोटों तो 1000 हैं, लेकिन कॉलोनियों में उतने एरिया लाखों के हिसाब से हैं। तो एरिया का विकास कैसे होगा? विकास तो वही होगा ना जो परमानेंट यहाँ के आदमी रहने वाले हैं, उनको परेशानी है। वो तो आज मकान खरीदते हैं, कल बेच कर चले जाते हैं। खरीदा बेची का भाव तो बढ़िया चल रहा है। आप बाकी क्षेत्र का जो है सांसद वर्मा जी है, तो कभी दौरा किया आपके क्षेत्र में? नहीं, वो तो बस वर्मा जी के बाद जो ना कोई नेता नहीं है यहाँ इस इलाके में। वो तो जबरदस्ती बीजेपी वालों ने बैठा रखा है, उसको कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होगा तो कहीं किताब कापी में होगा। हमें कभी कभार जो है ना इलेक्शन के टाइम पे एक चक्कर लगता है, बाकी कोई भी एमपी यहाँ नहीं आता, ना उसके कोई कामों का पता चलता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। 24 घंटों में कोविड-19 के 1150 नए मामले, 83 और लोगों की मौत। 44 सेकंड में 12 रॉकेट होती है फायर, पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण। एनजीपी भाजपा के बीच मतभेद हुआ खत्म, सुधीन धवलीकर को प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में किया गया शामिल। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर निसार डार ढेर, 3 महीने में 45 आतंकियों का सफाया। पंजाब में 21 दिनों में हुई 19 हत्याएं, सीएम खा रहे हैं हिमाचल में ठंडी हवाएं, सिद्धू ने साधा आप सरकार पर निशाना। प्रभास या सलमान खान के साथ नहीं, महेश बाबू के साथ अगली फिल्म करेंगे एस राजमौली। बग्गा के बाद दिल्ली बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के घर भी पहुंची पंजाब पुलिस, केजरीवाल का वीडियो शेयर करने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, सरयू में लगाई डुबकी। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ मैदान में उतरेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत के साथ होगी कप्तानी जंग। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।